नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक बिहेवियर स्टडी करते हुए एक बहुत ही काम आने वाला फंडामेंटल एस्पेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करते हुए हम शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात भी करेंगे। देखिए प्लीज, जब हम किसी भी एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उनमें से जो अधिकतर प्रॉपर्टीज हैं एटम्स की वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कुछ नंबर्स के गैप के बाद उन प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एटॉमिक रेडियस, जिसको हम एटॉमिक साइज के बारे में बात कर सकते हैं या फिर एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में भी बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस तरह की बहुत सी ये एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं, एटम्स का बिहेवियर है, जिनको हम स्टडी करते हैं। और यहां पर हम एटम के जो दो मेन पार्ट्स हैं, जो दो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कंसेंट्रेट करते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के एंगल से देखें, राइट, कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसमें रिपल्सन होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनमें अट्रैक्शन होता है। और चार्जेस के बीच की ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस हैं, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। तो यहां पर जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस, कौन सा, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन, काम करेंगी। और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी या जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर एटम्स की बहुत सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की नेचर निर्भर करती है, या वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाने पर कैसे चेंज होंगी, या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कैसे चेंज होंगी। इस तरह की बहुत सी चीजें जो केमिस्ट्री में बहुत सी क्वेरीज को एक्सप्लेन करने में काम आती हैं, ठीक है, उनमें हम क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसे हम दिखाते हैं जेड इफेक्टिव से। तो क्या ये जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर charge, okay, is given by Z minus S, right? So Z is the atomic number of the atom under consideration। मतलब जिस भी एटम की हम बात करेंगे, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है Z, और Z एक संख्या होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। या सिंपल सी बात यह है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एक प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। या कह लीजिए पॉजिटिव चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या डिसाइड करेगी, राइट।
तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास हमारे न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या 4 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर मान लो यहां पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पर ना, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा कोई सिस्टम है, हम अज्यूम कर रहे हैं इस बात को, कोई ऐसा एटम है जिसमें क्या है न्यूक्लियस पे +4 चार्ज है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या सीधा सीधा क्या होगा कि यहां पर ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर ये क्या है न्यूक्लियस में, ये क्या है बिल्कुल कंडेंस है, इनके बीच में जो रिपल्सन वगैरह होता है उसकी बात नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है। हमने किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन है उसकी बात करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल किसका है, अगर हम H एटम की बात करें तो ये का प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। और हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू दैट इज Q1 into Q2 over R square। और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू हमें बताएगी। ये जो फोर्स है, कौन सी फोर्स, इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स और इट मे बी रिपल्सिव फोर्स, ओके। सो Q1 is the charge present on, let's say, first ion, Q2 charge present on second ion, ठीक है। और यहां पर हम चार्जेस की न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि वो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहां से, एंड R is the distance between the two charges or charges under consideration, okay। तो क्या बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर क्या है इनके बीच में अट्रैक्शन है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो जितना अट्रैक्शन है उतना ही रहेगा। तो हमारे पास क्या है कि आपका जो ये Z इफेक्टिव है, इट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन योर H atom is given by 1। आपकी तरफ से ये 1 ही आ जाते हैं क्योंकि ये 1 to 1 over 1 अगर मैं मान ले कि उनके बीच में क्या है डिस्टेंस भी 1 है, there is a unique distance between proton and electron। हम ये assume कर लेते हैं, नेचुरली क्या है यहां पर आगे this is the force of attraction between electron and proton, right। तो हमारे पास क्या चाहिए, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं कि प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ और न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स साइड। अब यहां पर क्या होगा, अगर हम आगे चलेंगे फिर क्या है कि मान लिया हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बजाय हीलियम की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम में क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है, +2 चार्ज है, और इसमें यहां पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। इस तरह क्या होगा हमारे पास, कोई और हमारे पास क्या है आपका कोई और आइटम है, इट हैज लेट्स से +n चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड लेट्स से देयर इज 1 electron in the outermost cell, there is 1 electron in the outermost cell। हमारे पास क्या है outermost cell है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने कितने होंगे कि मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, एटम कौन सा है सोडियम है ना, ये जगह यहां पर +11 न्यूक्लियस पे +11 चार्ज है सोडियम के अंदर, और जो आउटरमोस्ट सेल है वो 3rd सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर क्या है, देखिए बीच में जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये उन 10 इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या भाई ये राइट, हमने कहा कि आपका के +11 पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस, और ये सारा बात क्या है, इट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो हम दिखाते हैं। ओके, अब देखिए हम ये दिखा रहे हैं यहां पर कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, जो हमारे पास आपका ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं प्लीज, इधर दिखा रहे हैं ऐसे करके, राइट, ऐसे। और क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लाई करता है, या जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही से अपने आप को समझनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये हमारे पास क्या, दिस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द 10 इलेक्ट्रॉन्स away from the nucleus. Now, what is going on here? Two forces are acting in opposite direction. अब यहां पर अगर हम फिजिक्स लगाते हैं, जो कि हमारी वेक्टर फिजिक्स या वेक्टर मैथमेटिक्स एक बहुत ही काम की चीज है, ठीक है, वो हमने यहां पर लगाना है, राइट। कैसे लगाएंगे कि ये बड़ी फोर्स है, इसकी वैल्यू 11 है, कुछ भी वैल्यू है ना, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये छोटी फोर्स कौन सी है, ये रिपल्सन वाली, ये 10 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलते हैं, राइट। ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये मान लेते हैं कितने है, लेट्स से 9। तो द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या वो नेट फोर्स जिससे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, what is the net force, it is sum of these two forces, इसको लिखेंगे z effective, क्या होगा, that is 11, हम मान लेंगे इसको माइनस let's say 9, that is 2, okay, here look at 2, so this 2 is the effective nuclear charge। सिंपल बात क्या है, देखिए हमें कह रहे हैं कि ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, 10 बीच के इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो बीच के इलेक्ट्रॉन क्या है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलते हैं, न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस की पूरी फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगने देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। कितना रिड्यूस करेंगे, जितना वो रिड्यूस होता है उसके बोलते हैं शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसा मैंने लिया था ना, जेड क्या है, ये एक तरह से ये हमारे पास के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एस क्या है, एक कांस्टेंट ऐसा नाम क्या है, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, के बीच के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको किस हद तक कम करते हैं। तो एस इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिडक्शन इन force of attraction between the nucleus and the outermost electron or any other electron which we are considering। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें भी क्या है, हम कह सकते हैं कि सोडियम में जो 7वां इलेक्ट्रॉन है, राइट, 7वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका जेड इफेक्टिव क्या है, उसके ऊपर कितना जेड इफेक्टिव काम कर रहा है 7वें के लिए। तो 7वें का मतलब क्या हो कि बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है 7वें के बाद, उनका यहां पर कोई काम ही नहीं है, उनको हम छोड़ देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो बीच में। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 चीजें प्लीज यहां पर क्या है, जेड इफेक्टिव, क्या मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस वास्तव में कितनी फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जो एक्चुअल फोर्स है, थ्योरेटिकल नहीं, जितनी होनी चाहिए। नंबर 2, व्हाट इज शिल्डिंग और स्क्रीनिंग, कि बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कितना बचाते हैं, या किस हद तक न्यूक्लियस की फोर्स को पूरा उसके ऊपर नहीं लगने देते, या जो अट्रैक्टिव फोर्स को कितना कम करते हैं।
रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज द शिल्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमने एस यहां पर ली है, एस यहां पर ली है। तो जेड इफेक्टिव के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितने अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है एक्चुअल में, शिल्डिंग कितनी फोर्स कम हो रही है, कितनी फोर्स कम हो रही है, वो शिल्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमें बताएगा। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए जेड तो क्या वो पता ही है, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के लिए, जेड हमें पता होता है प्लेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। फिर एस निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं अमेरिकन, ही वाज ए वेरी फेमस साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, स्लेटर। उसने अपने कुछ रूल्स बताए, उन रूल्स के अनुसार हम एस की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, एस की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्लीज, इफेक्टिव फोर्स जो हम कह रहे हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मान हमारे पास क्या है, यहां पर इधर क्या है, ये रस्सा हमारे पास है ना, ठीक है, इधर यहां पर ये इसको 10 लोग जो बराबर पावर के हैं इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ठीक है, एक आदमी इधर लगा हुआ है, ठीक है, एक आदमी इधर लगा हुआ है, वो उधर खींच रहा है अपनी तरफ। फिर ये 10 लोग हैं जो खींचेंगे तो पूरी ताकत लगाएंगे, उसको पूरा खींच लेंगे अपनी तरफ। लेकिन अगर क्या एक आदमी इधर आ जाए, एक और आ जाए, क्या करेगा वो, इनकी फोर्स को कम कर देगा, या इस आदमी को अब कम फोर्स से खींचा जाएगा। अगर 2 आदमी इधर और आ जाएंगे, ठीक है, अब 3 हो गए ना, 2 आप कह रहे हैं 2 आगे, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये और भी कम फोर्स से इधर खींच पाएंगे। अगर 3 यहां पर आ जाते हैं तो और भी कम हो जाती है फोर्स। तो यहां पर यही बात है कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और बीच के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है, फॉर जेड इफेक्टिव। अब हमने क्या, ये कैसे निकालना है एस, इसको निकालने के लिए हमारे पास से प्लीज हमने देखना कि 2 तरह के यहां पर रूल्स हमने लिए हैं। अब देखिए, जो एस और पी सब सेल होते हैं, ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लीजिए ज्यादा होती है। डी और एफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या सबसेल्स हैं, ये डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो इसका क्या हुआ कि एस और पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सील्ड करते हैं, या उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा मात्रा में कम करते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन यहां पर जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को कम मात्रा में सील्ड कर पाते हैं, या उनकी सील्डिंग पावर कम है, बिकॉज दे आर डिफ्यूज। डी एंड एफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लार्जर एरिया, द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज लेस, एंड दैट इज व्हाई they reduce the force of attraction between the electron and the nucleus to lesser extent as compared to S and P। तो ये 2 ही तरह के हमारे पास रूल्स हैं। तो किसके लिए, कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास S और P ऑर्बिटल्स में, तब हम कैसे करते हैं, तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, कोई भी लीजिए आप, लेट्स से अभी हमने बात की थी कि हमारे पास S और P, लिथियम, सोडियम, ऐसे हम पोटेशियम की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका Z19 है, तो इसका हमें Z इफेक्टिव निकालना है, इसका जो Z माइनस S, तो Z क्या है 19 है। ओके, लेट्स कैलकुलेट हियर S फॉर पोटेशियम। तो ये हमारे पास जो पोटेशियम है, इसके लिए S कितना होगा, अभी लीजिए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, राइट। तो हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास क्या है, ये 1s है, ठीक है, ये आपका ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4s, ठीक है। तो हमने देखना है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें, s में है। तो जब इलेक्ट्रॉन s में होता है, तो अगर कोई भी सेम सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, किसमें, s में, कि उनका s में कंट्रीब्यूशन 0.35 है। तो यहां पर तो देखिए 4th सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और हमने क्या इसी का z इफेक्टिव निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर s, तो हम क्या देंगे यहाँ पर, तो 0 × 0.35, क्योंकि कोई नहीं आ रहा ना, ठीक।
ये हमारे पास क्या है, प्लीज पहला हमारे पास ये रूल है, देख लीजिए 0.35 क्या बोल रहे हैं, ईच ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ns और np ग्रुप कंट्रीब्यूट्स 0.35 टू s। इसमें कोई नहीं है। दूसरा क्या होगा हमारे पास, सेकंड रूल, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द n- सेल। अब देखिए n- का मतलब क्या है कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका हम z इफेक्टिव निकाल रहे हैं फोर्थ सेल में, n- थर्ड सेल, थर्ड सेल में कितने हैं, ये 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कितना ये 0.85, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या है, सेल डी की वैल्यू क्या है 0.85 प्लस फिर n-2 मतलब क्या होगा, बाकी जितने बचेंगे और लोअर। तीन रूल्स हमारे पास, सेम ग्रुप में हर इलेक्ट्रॉन का s 0.35, हर इलेक्ट्रॉन का, चाहे उस एक जिसका हम निकाल रहे हैं उसको छोड़ के जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर क्या उसका जो नीचे वाले n-1 राइट, जैसे हम कह रहे हैं अभी थर्ड है, हर इलेक्ट्रॉन कितना है 0.85 राइट, फिर क्या लास्ट में 1 जितने बचे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास 10 बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये कह देंगे 10 गुना में 1 राइट, ये 0 प्लस ये आपका है यस 6 पॉइंट प्लस 10, तो फिर एस आ जाता है इधर से, फिर एस यहाँ पर एस 16.8 राइट, एस इज 16.8, जेड इफेक्टिव is equal to 19 minus 16.8 that is 2.2 is very important place, ठीक है। तो ये क्या इसके ऊपर जेड इफेक्टिव, बेसिकली इतनी फोर्स उसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है, जो 4s इलेक्ट्रॉन है ये हमारे इसके ऊपर। फिर क्या एक सेट किसके लिए, यदि इलेक्ट्रॉन हमारे पास d और f ऑर्बिटल में है, ठीक है, d और f में, तो यहां पर क्या है, सिंपल रूल है कि d और f सेम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास क्या है Fp आयरन 56, ये इसका मास नंबर है, एंड 26 इज द एटॉमिक नंबर, Z इज 26। हम किसकी बात करेंगे पर, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d and 4s2 राइट, एंड यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास 26 है, प्लीज 1s2 10 18 6, ठीक है, ये हो गया, ऐसे हो गया। अब हमने करना क्या है, यहां देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी इसमें क्या है 4s में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम अब देखिए यहां से हम एक बात दिखा सकते हैं कि यहां पर 4s की एनर्जी कम है, और जो आपका ये 3d है इसमें एनर्जी हमारे पास क्या 3d6 है, 3d6 इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये कैसे, इसको बात हम क्या z इफेक्टिव से कर सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि z इफेक्टिव इसके लिए भाई z माइनस s, जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालते हैं, 4s का एक इलेक्ट्रॉन वही आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 into 0.35, एक इलेक्ट्रॉन है राइट। फिर हमारे पास इसमें देख लीजिए आप, ये हमारे पास क्या है 14 है राइट, 14.85 बात करने बस गया बोलिए, ये हमारे पास एक इसका था 0.35, क्योंकि सेम मैट्रिक्स हम ये कह रहे हैं कि सेम s सब सेल या ऑर्बिटल, सेम n हमारे पास सब सेल जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए एक इलेक्ट्रॉन का s 0.35 है। फिर n माइनस में कितना, ये हमारे पास n माइनस थर्ड में ये 14 है 0.85 है राइट, लीजिएगा। और फिर बाकी का बच गया हमारे पास ये, अभी ये सारे रेस्ट n-2 और लोअर कह लीजिए, जब बाकी के सारे बचे हुए हैं, ये हमारे पास क्या ये 10 है, ये जगह 1 गुना में 10 राइट, ये जगह ये 0.35 ओके, इसका 85 70 520 520 29 85 हमारे पास क्या 11.9, इसके लिए 11.9 और 0.35 52 12, और हमारे पास प्लीज क्या है 10 इधर से है तो 22.25 है, ये 22.25 तो 26 माइनस 22.25 राइट,
इस जगह था 3.75 3.75। अब हम निकालना चाहते हैं जेड इफेक्टिव, मान लिया किसके लिए, ये जो 3D में एक इलेक्ट्रॉन है कोई भी यहां पर ना, 3D का एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए क्या निकाला जाते हैं जेड इफेक्टिव। आयरन में ही है ये आयरन के लिए प्लीज थोड़ा सा देखिए आप इसको, ये क्या था, ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसके लिए था हमारे पास जेड इफेक्टिव, दैट इज 3.75। ओके, अगेन जेड इफेक्टिव और 3D इलेक्ट्रॉन दैट इज Z माइनस एस निकाल लीजिए। अब देखिए ये हमारे पास दूसरा रूल्स का सेट है यहां पर, क्योंकि ये D और F जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम सील्ड करते हैं, इनका सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, क्योंकि ये ज्यादा एरिया फैले होते हैं कि डेंसिटी कम हो जाती है। तो पहला रूल क्या है, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी और NF ग्रुप कंट्रीब्यूट्स 0.35 टू S। ठीक है, ये 0.35 कितना होगा, 0.35। अब देख लीजिए आप इसके लिए कर रहे हैं, राइट। उसी ग्रुप में हमारे पास क्या है, थर्ड आपका ये सेल है, एक इलेक्ट्रॉन ने यहां पर ले लिया, ये 5 बच गए, 5 6 11 13 गुना में 13, राइट। ये सारे हमारे पास ले लिए हैं, ठीक है। अब कितने बच गए, 10। तो बाकी में क्या करिए, दूसरे में वही है, प्लीज 1 हो जाएगा इंटू 10, सो 35 5 के 15 10 35। ओके, दैट इज 5 5 4, तो 4.55 14.55 and this Z effective is equal to, so this minus 14.55 45 11.45। तो जो 3D आपका इलेक्ट्रॉन्स है उनका Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी 3D की एनर्जी क्या है, 4s से ज्यादा है, 4s ऑर्बिटल पहले भरी जाती है। तो इस तरह से क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या है Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लेटर्स रूल, which are in 2 sets. First set is for electrons present in s and p orbitals known as the sp electrons. The second set is for the d and f electrons which are present in d and f orbitals. So this Z effective is very useful in explaining so many atomic behaviors or so many periodic properties of atoms. We can discuss applications of this concept in detail in so many large number of numericals which are there in different exams we face in chemistry. Okay, please.